स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग खत्म हो गई है। सीएम आवास पर यह मीटिंग चल रही थी और करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है, जो कि अब खत्म हो चुकी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, खासकर जमात कार्यक्रम में जो लोग शामिल थे उन सभी की पहचान कर उनके मेडिकल जांच के निर्देश सीएम ने दिए हैं। 19 जिलों में शामिल होने वाले लोगों को पर वर्कआउट किया जा रहा है। इन सभी को लॉकडाउन पर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं प्रशासन को, ताकि लोगों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए। स्वास्थ्य अधिकारियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। शेल्टर होम में रहने वालों को क्वारंटीन किया जाएगा। तो तमाम अहम मुद्दों पर सीएम आवास पर मीटिंग के दौरान बातचीत हुई। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अजीत, खासकर तबलीगी जमात के जो कार्यक्रम में जो लोग शामिल थे उन लोगों को लेकर अब किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह के निर्देश, किस तरह की रूपरेखा जो है रास्ता है इस मीटिंग के दौरान बना? देखिए, बिल्कुल इनका 2 घंटे तक सीएम योगी की ये बैठक चली और इसमें सबसे जो बड़ा इशू था वो दिल्ली के निजामुद्दीन में जो तबलीगे का कार्यक्रम हुआ था, उस पर सीएम ने साफ तौर पर कहा कि 19 जिले के जो 157 लोग हैं उनकी आसपास की पूरी चेकिंग की जाए। इन सभी लोगों को वर्कआउट इनको किया जाए। जो लोग क्वारंटाइन नहीं है उनको क्वारंटाइन किया जाए। ज्यादातर लोग हालांकि दिल्ली में है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पूरी तरह से प्रदेश में लॉकडाउन पर सख्ती बरती जाए, किसी को भी बाहर ना निकलने दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने बैठक में कहा कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई व्यवस्थित ढंग से हो, जो शिकायतें आ रही हैं उसको व्यवस्थित किया जाए और सभी जिलों के जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि वो पूरी सख्ती बरतें, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करें और जो तैयारी है डेली का डेली जो रूटीन चेकअप है उसको करें और पूरी तरह से उसकी रिपोर्ट सीएम दफ्तर को दें। इतना ही नहीं, जो हजारों लोग शेल्टर होम में रखे गए हैं उस पर सीएम ने कहा कि उन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाए और क्रमवार उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जाए। पूरी जाहिर सी बात है, लेकिन एक चुनौती होगी ये प्रशासन के सामने भी। अजीत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो हर एक मुद्दे पर, छोटी से छोटी बात पर सीएम खुद नजर बनाए हुए हैं और जरूरी दिशा निर्देश सीएम अधिकारियों को दे रहे हैं लगातार। निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। तबलीगी जमात में गाजियाबाद के 12 लोग शामिल हुए थे। सभी को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्वारंटाइन किया है। वाराणसी के 8 लोग जमात में शामिल हुए थे। भदोही से एक शख्स इस प्रोग्राम का हिस्सा बना था। एडीजी जोन के आदेश पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जमात में शामिल होने वाले सभी लोगों की पहचान की जा रही है। वहीं बहराइच में भी 9 लोग ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने थे। 7 विदेशी, 1 एमपी और 1 महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये सभी, और सभी को बहराइच में ही मस्जिद में ही क्वारंटाइन किया गया है। बिजनौर की बात करें तो यहां पर मस्जिद में मिले तबलीगी जमात के 8 धर्म प्रचारक इंडोनेशिया से आए थे। सभी धर्म प्रचारक, पुलिस ने इन सभी को आइसोलेट किया है। तो 157 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी। कुल 157 लोग जो उत्तर प्रदेश के 19 अलग अलग जिलों में जिनके होने की आशंका थी, संभावना, और जिसके बाद निर्देश दिए गए इन 19 जिलों के कप्तानों को कि इन लोगों की पहचान की जाए, इन तक पहुंचा जाए, इन्हें क्वारंटाइन किया जाए और साथ ही ये जिन जिन लोगों के संपर्क में आए हैं उनको भी क्वारंटाइन किया जाए, मेडिकल टेस्ट इन सब का कराया जाए, मेडिकल जांच कराई जाए। तो उसी के मद्देनजर अलग अलग जिलों में ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने कार्रवाई की है और कई जगहों पर कामयाबी भी मिली है। हालांकि अभी भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो दिल्ली के प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, निजामुद्दीन में वो प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों में है, लेकिन अभी तक ये प्रशासन इनसे संपर्क नहीं साध पाई है, इन तक पहुंच नहीं पाया है प्रशासन, लेकिन ये भी सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या अभी भी काफी ज्यादा है। लेकिन इस बीच जो लोग जिन तक प्रशासन पहुंचा है उनका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है, मेडिकल जांच कराई जा रही है और साथ ही उन्हें क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। तो ऐसे ही 12 लोग हैं गाजियाबाद के जिन तक प्रशासन की टीम पहुंची है और इन 12 लोगों का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसके बाद इन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी ऐसे 8 लोग मौजूद थे जो कि दिल्ली कार्यक्रम का हिस्सा थे, जमात के कार्यक्रम का हिस्सा थे, और इन 8 को भी अब पहचान कर ली गई है, इनकी तलाश कर ली गई है। भदोही का एक शख्स जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है उस तक भी प्रशासन की टीम पहुंच गई है।
तो हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद जो खबर सामने आई, हर तरफ हड़कंप। लखनऊ में कैसरबाग की मरकजी मस्जिद में कमिश्नर, डीएम समेत तमाम प्रशासनिक अमला पहुंचा और जांच पड़ताल यहां पर की गई। इस मस्जिद में 13 मार्च को कई विदेशी नागरिक रुके हुए थे, 13 मार्च से ही यहां पर मौजूद हैं, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और के लोग शामिल हैं। इन सभी को मेडिकल जांच के बाद आइसोलेट किया गया है। वहीं मडियाओं और काकोरी की मस्जिदों में भी विदेशी नागरिकों के रुकने की जानकारी है। खबर यह है कि इन मस्जिदों में बांग्लादेशी नागरिक भी रुके हुए हैं। रूस के कजाकिस्तान के 6 आदमी आए, उनकी मेडिकल जांच हो गई। कल टीम आई थी सीएमओ की और कोई मतलब पॉजिटिव नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब निगेटिव निकले। दूसरे जो है वो बांग्लादेश के यहाँ है मडियाओं में 7 लोग हैं और ये 13 मार्च गए थे लोग, 13 मार्च को आए थे। इनकी वापसी 2 अप्रैल की थी, लेकिन अब डम पड़े हैं। यहाँ से ऑफिसर्स के ऊपर से निर्देश थे कि इनको जो है मूवमेंट न कराएं, जहाँ पर हैं वहीं सुरक्षित रखें, इनसे संपर्क न रहे कोई, और इनकी जो है खाने पाने की व्यवस्था जो हो सके करें। नहीं, हम लोग सभी राउंड पे हैं और उसमें ये सिर्फ चेक करने आए, इनसे मिलने आए कि कहीं किसी को तकलीफ है या नहीं। बाकी कल इनका मेडिकल चेकअप हो गया है, ये इन्होंने बताया। सर अभी तक उनके मेडिकल चेकअप में कोई जानकारी मिली है? नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। फिर भी इनको बताया गया है कि प्रिकॉशन लेंगे और यदि कोई बात होती है तुरंत इन्फॉर्म भी करें। मेरठ में भी पुलिस और प्रशासन की जानकारी के बगैर ही मस्जिद में विदेशी मौलवियों को ठहराने पर उन मस्जिदों के इमामों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी 19 विदेशियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। पुलिस कप्तान के मुताबिक इन मौलवियों का निजामुद्दीन से अब तक कोई लिंक नहीं मिला है और इन पर खास नजर रखी जा रही है। इनमें 10 इंडोनेशिया और 9 अलग अलग देशों के हैं। प्राप्त हुई थी कि 19 लोग विदेशी हैं, जिसमें 10 इंडोनेशिया से, बाकी 9 लोग 3 अलग अलग देशों से आए हुए हैं। ये 2 मस्जिदों में है, मवाना और सरधना में। दोनों जगहों पे इनको रोका गया है और इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। और साथ ही ये जहां पर आए थे वहां के जो संबंधित इमाम हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, अभी तक कोई लिंक इनका नहीं मिला है निजामुद्दीन का, और इनके CDR के भी बाकी चीजें भी हम लोग देख रहे हैं और मेडिकल चेकअप भी इनका किया गया है। और इसी बीच मजदूरों के पलायन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट को सरकारी वकील ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने 17 जनवरी से ही तैयारी शुरू कर दी थी और तैयारी की वजह से ही बीमारी को कुछ हद तक रोकने में कामयाबी मिली है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही 24 घंटे के अंदर एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाने का निर्देश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। मामले पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। बरेली के सुभाष नगर में रहने वाले एक ही परिवार के 5 सदस्यों को कोरोना की पुष्टि हुई है इनमें, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। अधिकारियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, सभी को क्वारंटाइन किया गया है और पूरे इलाके के 3 किलोमीटर के दायरे को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिला सर्विलांस अधिकारी के मुताबिक इस परिवार का युवक नोएडा से बरेली आया था और उसने खुद को आइसोलेट कर लिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में उसे पॉजिटिव पाया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि जो भी इस परिवार के संपर्क में आया है वो अपनी जानकारी प्रशासन के सामने दे, प्रशासन को मुहैया कराए, ताकि उससे संक्रमण से बचाया जा सके या वो संक्रमित है या नहीं ये पता लगाया जा सके। आपके नोटिस में है कि जो एक सैंपल 27 तारीख को दिया गया था और जो 29 को पॉजिटिव आया, जो एक सीज फायर कंपनी थी नोएडा की जिसका कर्मचारी यहाँ पर था, वो पॉजिटिव आया था। उसी के घर वाले मदर, फादर, भाई बहन और वाइफ वो पॉजिटिव आए हैं। तो ये एक क्लियर कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है। हमारा उद्देश्य ये है कि उनके घर से 3 किलोमीटर का जो एरिया है वो कम्प्लीटली सैनिटाइज्ड हो। इन लोगों के जो भी संपर्क हैं और इनके फादर के जो संपर्क हैं, जो रेलवे में हैं, ड्राइवर इनके फादर, उनके जो कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं वो सब हम लोग के संपर्क में आ जाएं, जिससे कि हम उनको बहुत एज फास्ट एज क्वारंटीन कर।
इधर WHO और मेरठ हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम मिलकर कोरोना को हराने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम कोरोना को हराएगी, क्योंकि अब ये टीम छिपे हुए मरीजों को भी खोजकर बाहर निकाल रही है। मेरठ में ऐसे ही 2 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जो हाल ही में सिंगापुर और फिलीपींस से लौटे हैं। दोनों में ही कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन दोनों मरीजों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 19 हो गई है। किसी के खिलाफ अगर FIR हो जाएगी तो अपने आप बताने आएंगे कि भाई अगर बाद में हमने सर्विलांस से देखा और आप मिले छुपे हुए थे और सिम्टम आया और आप विदेश से आए हैं और आपने खुद नहीं बताया, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी राय से तो FIR होनी चाहिए, जिससे अगला आदमी भी आके बताए। तो एक तरफ अपील, दूसरी तरफ मदद और तीसरी तरफ सख्ती भी बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। कानून मंत्री बृजेश पाठक के घर पर ही कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने। पूरे यूपी में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट हुआ है, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के बृजेश पाठक ने अपने घर में ही मंत्री आवास में कंट्रोल रूम बनाया है। यहाँ जहाँ से भी फोन आता है उनको फौरन राहत उपलब्ध कराई जाती है, बात की जाती है। अगर परेशान है तो उसे भोजन भी दिया जाता है। आप देखिए, यहाँ बैठकर खुद वो एक एक लोगों का नाम नोट करते हैं, लिखते हैं, जिससे बात होती है। उनका मोबाइल नंबर लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। हमारे साथ मौजूद है खुद मंत्री बृजेश पाठक जी। सर, किस तरह आप कंट्रोल रूम में खुद बैठ रहे हैं और पूरी कमान खुद संभाल रहे हैं, तो कैसे आप पूरी कंप्लेन कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं? देखिए, बात कर रहे हैं, किस तरह आपने कंट्रोल रूम भी बनाया और लोगों से बात भी कर रहे हैं? दरअसल ये पूरे भारत में जो विभीषिका है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से पूरे देश और प्रदेश में कंट्रोल किया है, पूरे दुनिया में इसकी सराहना हो रही है। लेकिन जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, रोज़मर्रा के कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको भोजन में, जीवन यापन में कोई दिक्कत न हो, उसके लिए हमने कंट्रोल रूम खोला है। आप जानते हैं कि जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं, उनको जो कमाएंगे वही खाएंगे, इसलिए उनको भोजन, उनको तैयार भोजन, राशन में हम उनको दाल, चावल, सब्जी, इसके अलावा चाय पत्ती से लेकर के तेल, मसाला, नमक सब कुछ दे रहे हैं, जिससे उनको कोई दिक्कत न हो। और ये जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग जब तक हैं, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इस मिशन के तहत हम लोग जुटे हैं। सवाल और कि जिस तरह दिल्ली में आपने देखा कि निजामुद्दीन इलाके में भारी संख्या में तबलीगी समाज के लोग जुड़े, 157 लोगों की सूची यूपी के DGP मुख्यालय ने भी जारी की, उसको लेकर क्या तैयारी है? ये बहुत गलत है। मतलब मुझे लगता है कि इतनी दुख की घड़ी में, इतनी विपत्ति काल में अगर उन लोगों ने इस तरीके का आयोजन किया, धार्मिक आयोजन किया, सबको जुटाया और पूरे देश को एक विभीषिका में ढकेलने की तरफ काम किया, बहुत गलत है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो चिन्हित किए जाएंगे उसमें धार्मिक समारोह में शामिल होने लोग, वो लोग अलग रखे जाएंगे और उससे प्रदेश को और देश को बचाया जा सकेगा। यूपी के जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा, उनका चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। सरकार हर कदम उठाने को तैयार है इस महामारी से निपटने के लिए। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और कोरोना के खिलाफ जंग में गोरखपुर प्रशासन भी काफी मुस्तैद है। अलग अलग राज्यों के 200 से ज्यादा लोग लॉकडाउन की वजह से यहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने सभी के रहने खाने पीने का इंतजाम किया है। तमिलनाडु का 32 लोगों का एक ग्रुप भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए यहां पहुंचा हुआ था, वो भी लॉकडाउन के बाद यहीं पर रुक गया। जिला प्रशासन ने इन्हें गोरखपुर क्लब में ठहराया है। लॉकडाउन के बाद देश के कोने कोने में बड़ी संख्या में लोग फंस गए और जो जहां था वहीं रुक गया। इसी कड़ी में तमिलनाडु के ये 32 लोग भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए निकले थे और जब ये वापस आ रहे थे तो उसी दौरान देश में लॉकडाउन हो गया, जिसके बाद इन सभी लोगों को गोरखपुर में रोक लिया गया। जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया गया है, यहाँ रुकने का इंतजाम किया गया है। इनसे साफ कहा गया है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक ये यहीं पर रहें, यहाँ से निकले नहीं। सर, आप लोग यहाँ पे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। खाने पीने की कोई दिक्कत? सब भी है इधर।
यानी कि जिला प्रशासन के द्वारा इन लोगों के खाने पीने का भी इंतजाम किया गया और सिर्फ यही तमिलनाडु ही नहीं, बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ गोरखपुर में फंसे हैं, जिसमें पंजाब है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, आंध्रा है। यहाँ के लोग गोरखपुर में अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं और इनकी संख्या 200 से अधिक है, जिन लोगों के खाने पीने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम जिला प्रशासन ने किया हुआ है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। लॉकडाउन के बाद गोरखपुर जिला प्रशासन ने बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया है, वो जहां पर कई लोग अभी भी मौजूद हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी। लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ी संख्या में ऐसे गरीब भी थे जो सड़कों पर रहते थे। उनके लिए ये दावा किया जा रहा था कि उनको शेल्टर होमों में रुकाया जा रहा है, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन गोरखपुर के इस तस्वीर को हम दिखाते हैं। यहाँ से जो डीएम आवास है वो आवास बामुश्किल 150 मीटर की दूरी पे है और कलेक्ट्रेट जो है वो 100 मीटर की दूरी पे है। यानी कि ये जो गोरखपुर का एक तरीके से दिल कहे जाने वाला हरिओम नगर बिस्मिल चौक है और यहीं पे ये करीब 35 परिवार ऐसे ही सड़कों पे अपना जीवन यापन करता है। करीब 7 से 8 झोपड़ियाँ हैं जो यहाँ पे रहती हैं और ये लोग लॉकडाउन के बाद भी यहीं सड़कों पे रह रहे हैं। ये बताओ कि क्या तुम लोगों को प्रशासन ने कहीं जाने कहा यहाँ से? नहीं, ट्रेन नहीं बोला था। कोई मकान वकान देने? नहीं, पहले हुआ था, मतलब भराया हुआ, अभी आया नहीं है। तो क्या रैन बसेरे में जाने नहीं ले गए यहाँ से? ऐसा तो कोई बात नहीं, बस ये बोला था जहाँ पे जो है वहीं पे रहे, ये तो बोला गया था। यानी कि अब आप इस तस्वीरों के और इनकी बातों को देखने और सुनने के बाद इस सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब डीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पे इस तरीके के 6 से 7 मकान रह रहे हैं तो और जगहों पे गरीबों की क्या स्थिति होगी और किस तरीके से प्रशासन उदासीनता इन गरीबों के प्रति बरत रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और अब खबर उन्नाव से, जहां कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आम जनमानस को एक बड़ा झटका लगा है। यहां पर 108, 102 एम्बुलेंस चालकों ने प्रशासन पर ग्लव्स, मास्क और जरूरत की चीजें उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया और साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को निःशुल्क अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था अब दम तोड़ती दिख रही है। जिला प्रशासन एम्बुलेंस चालकों को मनाने में जुटा है, लेकिन इन्होंने बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर दिया है और हड़ताल पर चले गए हैं तमाम एम्बुलेंस कर्मचारी। कोरोना वायरस ऐसी जो कोविड-19 जो चल रहा है, पूरे भारत में महामारी फैली हुई है। सरकार द्वारा हमारी गाड़ियां लगाई गई हैं इसमें। इसकी तरफ से कंपनी ने हमको कोई भी किट या कोई भी सुविधा ऐसी मुहैया नहीं करवाई है कि हम कोरोना वायरस से जा करके मरीजों को लाए वहां से सुविधापूर्वक और अपना बचाव कर सकें। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर दिल्ली में जमात से हड़कंप मच गया है। देहरादून के लोग भी मरकज में शामिल हुए थे। देहरादून में 102 लोग ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और ये 102 लोग दिल्ली में हुए प्रोग्राम का हिस्सा बने थे। रुड़की में 8 लोग चिन्हित किए गए हैं। पुलिस ने सभी का अस्पताल में टेस्ट कराया है, ये कहना है डीआईजी का। सभी को होम क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। तो कुल 102 लोग जिन्हें चिन्हित किया गया है, सबके मेडिकल टेस्ट हुए हैं और अब इन्हें होम क्वारंटाइन पर रखा गया है। ये खबर डीआईजी ने ये जानकारी दी है। और ये सभी लोग दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। उसी कार्यक्रम का हिस्सा थे जहां पर कई कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है कोरोना की वजह से, जो लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दीपांकर, क्या इन तमाम लोगों को चिन्हित कर लिया गया है? सबका जो मेडिकल टेस्ट है वो हो चुका है? देखिए मैंने मैं सुनील नौप्रभात बोल रहा हूँ। बिल्कुल उत्तराखंड में जो दिल्ली में मरकज हुई थी उसमें जो अभी आइडेंटिफाई हुआ है, उत्तराखंड में करीब 20 के आसपास लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, जिनमें से रुड़की के मंगलोर थाना क्षेत्र में आज ही 8 लोग पहुंचे जो जमात में शामिल हुए थे। और जैसी पुलिस को सूचना मिली कि 8 लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको तत्काल
पुलिस ने सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया, वहां पर उनका परीक्षण किया गया और उसके बाद परीक्षण में डॉक्टर जब सेटिस्फाइड हो गए कि इनको फिलहाल कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उसके बाद होम क्वारंटीन के उनको निर्देश दे दिए गए। इसमें मैंने कहा जो बताया गया अभी तक, जो रुड़की के जमाती थे वो 17 से 19 फरवरी तक निजामुद्दीन इलाके में जो मरकज हुई थी उसमें शामिल हुए थे और उसके बाद 1 महीने तक ये यूपी के सुल्तानपुर में रहे। आज रुड़की पहुंचे, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद जब बॉर्डर लॉक हैं पूरी तरह से, उसके बाद ये कैसे आज रुड़की पहुंची, ये जरूर सवाल बना रहेगा। लेकिन अभी हमारी रुड़की एसपी देहात से बात हुई स्वप्न किशोर सिंह से, उनका कहना था कि ये लोग आज ही पहुंचे। जैसी हमको सूचना मिली, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस से ये इनपुट मिले थे कि रुड़की से भी मंगलौर थाना क्षेत्र से कुछ लोग वहां पर गए हैं, उसके बाद इनको आइडेंटिफाई करके 8 का आज परीक्षण कर लिया गया और उनको सख्त हिदायत के साथ होम क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि सवाल ये भी है कि लॉकडाउन के बावजूद भी ये एक जिले से दूसरे जिले तक कैसे पहुंचे? बिल्कुल, मैंने कहा ये बड़ा सवाल है, जबकि सीमाएं चारों ओर से बिल्कुल शट डाउन कर दी गई हों। और जो जानकारी है, डीआईजी अरुण मोहन ज्योति ने भी इसकी पुष्टि की है कि देहरादून से भी करीब दर्जन भर लोग इस मरकज में गए थे और कुछ जमाती वहां से देहरादून भी आए थे। तो डीआईजी का कहना है कि करीब दर्जन भर लोग हैं, इन चिन्हित कर लिया गया है और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इनका भी स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर कराया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर मरकज भले ही दिल्ली में हो मैंने कहा, लेकिन उत्तराखंड में भी इसके बाद हड़कंप की स्थिति है। बिल्कुल सुनील, उत्तराखंड में भी हड़कंप की स्थिति है और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत में इस वक्त हर उस जगह पर, उस राज्य में इस वक्त हड़कंप है जहां पर मरकज में शामिल लोग पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में भी। अब और क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? क्या ये सभी लोग खुद सामने आए या फिर इनकी तलाश एक चुनौती रही? देखिए, मैंने कहा निश्चित तौर पर सरकारें जितना प्रयास कर रही हैं, शासन प्रशासन जितना प्रयास कर रहा है कि लोग यदि किसी में ऐसे सिम्टम्स हैं कोरोना के तो वो खुद अपनी जानकारी दे दे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया। पुलिस ने इनको खुद सर्च किया और देहरादून में भी जो बात आई, खुद जो यहाँ पर जामा मस्जिद के शहर काजी हैं, उनसे खुद मैंने पर्सनली उनसे जाकर मुलाकात की, ऑन कैमरा हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने इस बात से साफ तौर पर इनकार किया कि यहाँ पर कोई भी जमाती देहरादून आया था। बिल्कुल, और एक तरफ वो इनकार करते हैं, दूसरी तरफ इतने लोग सामने आ जाते हैं। सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। सुनाते हैं कि डीआईजी ने क्या कहा। जो लोग आए थे या यहाँ से बाहर गए थे, उसकी सूचना हमारे पास है कि कौन कौन लोग जो है जमात में शामिल होने के लिए उत्तराखंड से गए थे या कौन लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड में आए थे और कौन लोग उनके टच में आए हैं, कौन लोग उनके कॉन्टैक्ट्स में रहे हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन हमने कंपाइल किया हुआ है। और जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उनसे हम लोग लगातार टच में भी हैं, जो जिसमें जरूरी कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान कई बच्चे अपने वीडियो हमारे पास भेज रहे हैं जिसमें बच्चे लोगों से घर में रहने की अपील कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से हरि त्यागी ने अपना एक वीडियो संदेश हमें भेजा है। में रह सकते हैं तो आप भी रह सकते हैं। मोदी जी की अपील को मानिए, घर में सेफ रहिए, हमें कोरोना वायरस से बचना है। बहुत ही मासूम सी अपील की, अगर हम घर में रह सकते हैं तो आप भी रह सकते हैं और प्लीज़ इस आंदोलन को, इस लड़ाई को जीतना है हमें और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। गोंडा के मोहम्मद अयान ने देशवासियों के लिए एक मार्मिक अपील की है, आप भी सुनिए। आप लोग घर में रह रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार ने हमारे लेने का कुछ व्यवस्था कर दिया है और कुछ महंगा मिले और ना मिले तो आप जीएम साहब से शिकायत कर सकते हैं। और कोरोना भीड़ भाड़ वाली जगह से बहुत प्यार करता है और आपको कोरोना हो जाएगा तो कोरोना खूब हंसेगा और आपको उसको रुलाना है तो आप घर में रहिए और अच्छे से हाथ धुलें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आप लोग खुद बचें, अपने देश को बचाएं। और इस वक्त बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। संजीवनी हॉस्पिटल, जहां पर इलाज कराने गया कोरोना पॉजिटिव मरीज। संजीवनी हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। 2 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर इसे सील किया गया है। यहां पर एक मरीज का इलाज चल रहा था जो कि कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है, ये एक्शन लिया गया है।
ग्रेटर नोएडा में स्थित है संजीवनी हॉस्पिटल, जहां पर एक मरीज का इलाज चल रहा था जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को प्रशासन ने सील कर दिया है। 2 दिन के लिए ये फैसला लिया गया है और इस दौरान इस हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया जाएगा और यहां पर मौजूद तमाम लोगों का मेडिकल टेस्ट होगा। तो 2 दिन के लिए अस्थायी तौर पर संजीवनी हॉस्पिटल को बंद किया गया है। चलिए अब आपको एक और बाल सेना से मिलवाते हैं और ये वीडियो गाजियाबाद से है। नमस्कार, मेरा नाम विनायक राणा है। मेरी एज 10 इयर्स है। जब मैं 10 इयर्स का होके ये समझ सकता हूँ कि कोरोना कितनी बड़ी बीमारी है, तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपको लॉकडाउन का पालन करना है। आप प्रधानमंत्री की अपील का पालन क्यों नहीं कर रहे हो। हमें घर पे रहना है, क्या कि मुझ जैसे लाखों बच्चों और उनके परिवारों की जान सुरक्षित रहे। तो बिल्कुल, आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार, और आपका परिवार अगर सुरक्षित रहेगा तो समाज और देश। इस बात को समझिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।